चलो पहला तो टास्क है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा हमारा टास्क है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हमें स्टडी करना है। और लास्ट वन है इक्वी पोटेंशियल लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑल दो हमने ये लास्ट टाइम ये देखी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनको अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल लाइंस के साथ रख के इनको देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो जो मैं लिख रहा हूँ आपको शो हो रहा है ना ये? यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इस केस में जो पहली जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये वो है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैं बाद में डिफाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ डिफाइन कर दूं जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। किसी को पता है कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? हम्म, जी, कोई है किसी को पता है? हमने पढ़ा मेरे ख्याल में एफएससी लेवल पे इसकी डेफिनेशन अगर किसी को याद हो। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। वो वो कंजर्वेशन लॉ है, वो नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे पास कंजर्वेशन है लॉस, जैसे मैथ कंजर्वेशन है, जी। चार्ज है और एनर्जी है। वो चीज़ें मुख्तलिफ है, मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ। सर वो जोन सी कंजर्वेटिव जोन सी फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द एग्जैक्टली अर्थ एंड अदर मास। हाँ, वो एक टाइप की एग्जांपल है, तो हम डिफाइन इसको इस तरह करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को। वो है सर वर्क डन, इंडिपेंडेंट पाथ पे एग्जिस्ट करती है। हाँ बिल्कुल यही है, वर्क डन ड्यू टू द फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। आपने एफएससी लेवल पे जो इसकी एग्जांपल देखी थी वो ये थी कि आपके पास से कोई हाइट थी, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये हाइट है, ठीक, और आपको दिया गया है कोई एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है लेट्स से ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको कहा गया कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को रख के उठा के यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक। तो उसके उसको प्लेस करने के कई तरीकाकार हो सकते हैं। एक तरीकाकार हो सकता है ये कि आप पहले यहाँ से यहाँ मूव हो, ठीक है, लेके जाए इसे, और फिर आप यहाँ से इधर लेके जाएं। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से इस पर ये पाथ डिसाइड कर लें, पहले आप लिफ्ट कर लें ऑब्जेक्ट को, लिफ्ट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे इसको लेके आए, ठीक। तो ये आप एट एंड आपका टास्क इस पाथ से भी पूरा हो जाता है। एक ये है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे यूं ले जाएं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पाथ हैं जिसके थ्रू आपके पास जो गिवन टास्क है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस हर टास्क में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आपको क्योंकि ग्रेविटेशन के जो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन पुल है वो अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से ये डस्टर है, वो नीचे की तरफ है, ठीक। तो आपने अगर इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो आपको एक फोर्स अप्लाई करनी होगी, इसके ऊपर वर्क डन करना होगा। तो आप किसी भी पाथ से मूव हो, इस पाथ से मूव हो, ये इस पाथ को वन कह दो आप, ये फर्स्ट पाथ है, इसको आप सेकंड कह दो, इसको थर्ड कह दो। तो आप किसी भी पाथ के अलॉन्ग मूव हो, जो वर्क डन होगा हर पाथ के एंड में वो सेम होगा। अगर इस पाथ से, अगर मैं लेट से यहाँ से, ये पाथ है, ठीक है, तो वर्क डन अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो हम कहते हैं वो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, अगर नहीं है तो यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन अपेयर होती है। लेट से हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो एफ डॉट डी हमारे पास ये रिजल्ट आता है इसका। तो फॉर वर्क जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, फोर्स जो है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की जो जहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं वो एच हाइट पे है, तो यहाँ से पाथ बनेगा, इधर से बनेगा वर्क डन एम जी एच, ठीक है, क्योंकि एम जी हमारे पास ग्रेविटी की वजह से फोर्स है, एच यहाँ हाइट है जो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से भी यही वर्क डन बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं डिटेल आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ से भी एम जी एच बनेगा, और ये पाथ है यहाँ से भी वर्क डन एम जी एच आएगा। तो पाथ इंडिपेंडेंट है,
आप जो भी इस फील्ड फोर्स में जो आप वर्क डन कर रहे हो वो पाथ इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी पाथ के लॉन्ग जाए आपको वर्क डन बिल्कुल सेम करना पड़ता है। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। और जो दोनों फोर्सेस हैं जहाँ जिसकी मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, एक हमारे पास है ग्रेविटी जो मैंने ये आपको बताई है, एफ जी इसे मैं कहूँगा, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोनों जो फोर्सेस हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज की वजह से और ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों पाथ इंडिपेंडेंट है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अब हमारे पास है जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्सप्लेन करने के बाद हम जाते हैं इसके ऊपर, इसकी एनालॉजी जो मैंने यहाँ पे बिल्ड की है कि आप कोई भी लेट्स से हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उठा के जाते हो लिफ्ट करते हो ऊपर की तरफ, ठीक, लेट्स से 10 kg है और उसको हम 1 मीटर हाइट पे लिफ्ट करते हो ये। और दूसरी इसके साथ जो एनालॉजी है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो यहाँ पे आप सपोज कर लें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आप जो चीज़ ऊपर मूव करते हो यहाँ पे मैस नहीं है बल्कि है नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे आपको मोर्स मैस पे जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए, इसी तरह आपको नेगेटिव चार्ज को भी पॉजिटिव चार्ज से दूर करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो फोर्स है हमारे पास ग्रेविटी है, इस केस में जो हमारे पास फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। और दोनों फोर्स ही मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी या फोर्स का आता कहाँ से है, अब उसकी तरफ मूव होते हैं। अब इमेजिन करें कि पहले से ना यूनिवर्स में सिर्फ एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक चार्ज, जैसे कि ये चार्ज है और तो यूनिवर्स में कोई चीज़ नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ पे प्लेस कर दें एक प्लस चार्ज, ठीक है, कहीं से ला के आप यहाँ पे प्लस चार्ज, दूसरा चार्ज प्लेस कर दें, पहले Q1 पड़ा हुआ था और अब आपके पास है Q2 आप मौजूद है। तो अब अगर आप इसको छोड़ दें यहाँ पे, तो आपको पता है कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, और वो फोर्स हमें पता है कि कूलम्ब लॉ के मुताबिक है फिजिकल टू Ke Q1 Q2 डिवाइड बाय R², आर जो इनके दिमाग में डिस्टेंस है। तो जब आपके छोड़ देते हैं तो ये चार्ज एक्सीलेट होना शुरू होता है, मूव होना शुरू होता है। तो ये जो एनर्जी है जो इसके पास खुद ब खुद ये मूव होना शुरू हो गया है, ये एनर्जी आई कहाँ से है? समझ रहे हैं बात? आपने चार्ज एक पहले यूनिवर्स में पड़ा हुआ था, दूसरा चार्ज उसकी वेलोसिटी में आप लेके आए हैं, और जैसे आप इस चार्ज को छोड़ते हो तो वो मूव करना शुरू हो जाता है, वो एक्सीलेट करना शुरू हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, एक्सीलेशन है, जो जो एनर्जी है, इसमें आई कहाँ से है? ठीक है। तो ये हमारे पास जो वो है सोर्स है, एक में जो मूवमेंट से जो हमारे पास एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। याद है किसी को? काइनेटिक एनर्जी, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 MV²। MV एम वी square. स्क्वेयर। ठीक है। तो जय आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये चार्ज यहाँ पे रखा, तो ये मूव होना शुरू हुआ, जैसे मूव होना शुरू हुआ तो इसके पास क्या आ गई है? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी एट सेल्फ कहीं से आ नहीं सकती। तो पहले कोई एनर्जी मौजूद थी जो कि ट्रांसफर हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो जो पहले मौजूद थी एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गई थी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह आप कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैस है, ठीक है, आप उसको लिफ्ट करें अपने घर के वो जो रूफ तक उसे मूव करें या उसे ऊपर मूव करें, तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशन ही है। जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, वो गिरने लग जाएगा, ऐसे ही है ना? तो वो पहले जो था उसके पास रेस्ट में था, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, जैसे ही आपने छोड़ा तो उसके ऊपर वेलोसिटी आ गई, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? वो बिल्कुल वही है जो आपने पहले उसको उसकी हाइट रेज की थी, हाइट रेज करने से उसके पास आ गई थी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बाद में कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक चार्ज दूसरे चार्ज की वेसिनिटी में रखते हैं तो उसके पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में जब आपने उसको छोड़ा है तो वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई भी चार्ज है, आप उसके वेसिनिटी में आपको दूसरे चार्ज को रखें तो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, तो उस वजह से उनके पास जो है आपके पास एनर्जी आती है सिस्टम में।
तो जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी में, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने एनर्जी गेन की है, एनर्जी गेन की है, जो कि बाद में कन्वर्ट हुई है छोड़ने के बाद इसको काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की ना एक और डेफिनेशन करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी बेशक ग्रेविटेशन की हो या पोटेंशियल एनर्जी हो इलेक्ट्रिक की, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, वो ख्वाह हो ग्रेविटेशनल हो या फिर हो इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग the work needed to put the system together। तो ये मेरे पास डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। आपका बेशक वो पोटेंशियल एनर्जी हो ये ग्रेविटेशन हो, और बेशक ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो इलेक्ट्रिक की। तो इसका मतलब क्या है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में पहला मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज आप देखें कोई भी यूनिवर्स में दूसरा चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो ना इसके ऊपर अट्रैक्शन होगी और ना रिपल्जन होगी, ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्जन होगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरा चार्ज लेके आएंगे यूनिवर्स में, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगी इसके ऊपर, इसके ऊपर रिपल्जन होगी पॉजिटिव चार्ज को इस क्यू चार्ज की वजह से। लेट्स से इसको कहते हैं कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू पे क्यू की वजह से क्यू के स्मॉल क्यू पे कैपिटल क्यू की वजह से रिपल्जन होगी। तो आप अगर इसको यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, इसके जितने करीब आप इसको लेना जाएंगे, तो आपको उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से चार्ज को यहाँ पे अगर लेके आते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, लेट से यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो आपने वर्क डन किया है इस सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए, लेट से आप सिस्टम स्टेब्लिश करते हैं कि हमें दो चार्जेस प्लेस करने हैं और उन दोनों चार्ज के दरमियान में डिस्टेंस होगा आर। तो आपको जो वर्क डन करना पड़ा है इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस चार्जेस को वहां पे रखने के लिए जहाँ पे वो मौजूद हैं, तो वो वर्क डन जाता है सारा का सारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ आती है? लेट से हम एक और चार्ज ले आते हैं, एक और चार्ज ले आते हैं चार्ज, एक और इनफिनिट से चार्ज उड़ाते हैं और उसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें दो चार्ज पहले मौजूद हैं प्लस चार्ज, तो इन ये दो, अब पहले एक था, अब दो चार्जेस इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो इस फोर्स के अगेंस्ट भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करके फिर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर पाऊंगा। लेट से ये आर प्राइम है और ये आर प्राइम टू आर प्राइम है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस किया, वर्क डन किया, तो पहला वर्क डन क्या था, पहले चार्ज को यहाँ प्लेस करने के लिए, दूसरा वर्क डन दूसरे चार्ज को यहाँ प्लेस करने के लिए। जो टोटल वर्क डन होगा इस पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए है, उस वर्क डन को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाता है सारा का सारा। तो पोटेंशियल एनर्जी से और वर्क डन से आप कैसे इनके दरम्यान में रिलेशन किया, वो रिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है कि आप कोई भी सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं लेट से चार्जेस का, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, तो वो जो वर्क डन है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर, समझ आ गया। अच्छा, तो अब डिफाइन करते हैं क्वांटिटेटिवली कि तो पहला मेरे पास यूनिवर्स में यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज मैं ये करता हूँ कि ये है लेट से प्लस चार्ज है, ठीक है, और उसको मैंने प्लेस करना है यहाँ पे, जो कि एक पॉइंट है यहाँ से आर डिस्टेंस अवे है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई पाथ सेलेक्ट करता हूँ, कोई ऐसे ऐसे इस चार्ज को ले आके ये यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो हर पॉइंट पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक रिपल्सिव फोर्स होगी।
और रिपल्सिव फोर्स की मैं डायरेक्शन बता देता हूँ यहाँ पे। वो होगी, लेट से यहाँ पे चार्ज है तो इस चार्ज पे यहाँ पे इसके ऑपोजिट यहाँ पे फोर्स लगेगी रिपल्सिव अलोंग द लाइन, और जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास फोर्स और ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास होगा वर्क डन। ठीक, ये वर्क डन है। अब आप यहाँ पे देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट हैं, तो हम जो फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव वर्क डन कर रही है। देखिए ये हमें पता है ना कि अगर दो वेक्टर ऑपोजिट हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, ये बात हमें पता है। जी सर। ये देखें ये फोर्स भी वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों ऑपोजिट हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा जिसे हम कहते हैं वर्क डन कहते हैं वो नेगेटिव होता है। तो जैसे आप चार्ज करीब लेके जाते आ रहे हैं तो आप नेगेटिव वर्क डन कर रही है फील्ड इसके ऊपर नेगेटिव वर्क डन कर रही है। लेकिन हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिस्टम की इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब नेगेटिव वर्क डन हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन ऑफ चार्ज टू पुट एट प्लेस आर। तो आप आर पे प्लेस करें, कहीं भी प्लेस करें, आप पूरे सिस्टम को जब कंस्ट्रक्ट करेंगे उस कंस्ट्रक्शन में जितना वर्क डन होगा उसका नेगेटिव लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे ये सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पूरा सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने में जितना आपको वर्क डन लगा था वो आपने कैलकुलेट करना है, उसका नेगेटिव लेना है, वो आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। अब वर्क डन और इसका रिलेशन क्या है, आप वो उसमें एनालॉजी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन केस में। अगर ग्रेविटेशन की एग्जाम्पल लूँ मैं, तो मेरे पास लेट से ये डस्टर है स्मॉल, और डस्टर को मैंने प्लेस करना है इस हाइट पे। ठीक है, इस डस्टर को प्लेस करना है इस साइड पे यहाँ पे। तो आपको पता है मुझे जब यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको मूव करवाएंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ऐसे ही है। जैसे इस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी एनर्जी इंक्रीज होगी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। No, sir. अगर मैं इस नो। ऑब्जेक्ट को यहाँ से लिफ्ट करता हूँ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट करें, तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट जैसे जितनी जितनी बढ़ती जाएगी अर्थ से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब आपको पता है इसकी हाइट इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन जो फील्ड वर्क डन करती है वो नेगेटिव होता है। जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो वर्क डन नेगेटिव लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। लेकिन आप इसी तरह नीचे नीचे लेके आए इस ऑब्जेक्ट को तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इस केस में मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जब आप इसको ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन वर्क डन जो है हमारे पास वो है नेगेटिव। अब इस केस में जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है, लेकिन और वर्क डन हमारे पास है Positive. पॉजिटिव। ठीक है, देखा दोनों दोनों केसेस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन है इसके साथ। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहाँ पे हमें दो दो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है, दो तीन, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन देख ली हमने, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया हमने, और तीसरा वर्क डन को हमने रिलेट किया पोटेंशियल एनर्जी को। तो आपने जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक और स्टेटमेंट याद कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी होती है। आप कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह चेंज कर दें, जिस तरह ये चार्जेस हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये एक फिक्स नंबर से इसकी आप एनर्जी डिफाइन कर सकेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे आप इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें, लेट से आप इस चार्ज को कहते हैं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ पे लेके जाना है, तो आप जब यहाँ पे प्लेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी।
एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी को याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? हम्म। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट एक लिख दें सुनहरी रूप में, वो है डेल डेल्टा, मतलब ये है डेल्टा यू, यानी कि चेंज पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। तो ये हमारे पास एक और एक की स्टेटमेंट है, इसका वर्क डन के साथ रिलेशन है एनर्जी का। तो यू हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है, बेशक वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है या फिर ग्रेविटेशन है, ये दोनों ये जो रिलेशन है वो होल्ड करते हैं। अब मूव होते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है हमारे पास पोटेंशियल। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है, एक टर्म वो मैस डिपेंडेंट है, कि आप ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, आप ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी की बात करें तो वो मैस डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मेरे पास एक मैस है और वो है 10 kg का, ठीक है, 10 kg मैस है, और इसको मैं लिफ्ट करता हूँ हाइट तक, वो है 1 मीटर। और एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है 1 kg का, और इसको मैं लिफ्ट करता हूँ 9 मीटर तक। तो ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस 10 kg जिसको मैंने 1 मीटर तक सिर्फ लिफ्ट किया था, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो 1 kg ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 9 मीटर तक लिफ्ट किया। याद है आपको ये प्रोडक्ट होता है ग्रेविटेशन पर mgh होता है। तो इसका h इवन तो हाई है 1 kg ऑब्जेक्ट का, लेकिन 10 kg की एनर्जी उससे स्टिल ज़्यादा है। तो इस वजह से इस तरह की मैं क्वांटिटी चाहता हूँ जो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस हो, इस मैस के इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सिर्फ इस पोजीशन पे डिपेंड करती हो, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या उस पर डिपेंड करती हो, लेकिन ये मैसेज पे डिपेंड ना करती हो। ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटी हम ये को डिफाइन करते हैं, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एक पॉइंट का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एक पॉइंट का होता है। जैसे कि मैंने जैसे इसको डिफाइन किया आपको कि आपने वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपने एक छोटा सा चेस्ट चार्ट लेके आना है इन्फिनिटी से, ठीक है, उसको यहाँ पे प्लेस करना है, क्यू नोट को यहाँ पे प्लेस किया, प्लेस करते हुए आपने उसका नोट डाउन करना है वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट किया, उसका नेगेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी में से अगर आप क्यू नॉट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, जो आप इन्फिनिटी से लेके आए थे इस टेस्ट चार्ज को, इसको कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि आप एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट स्मॉल क्यू को आप इन्फिनिटी से लेके आए हो, और आपने वहाँ पे प्लेस करते हो जहाँ पे आपने उसका पोटेंशियल मालूम करना है। लेट से इससे डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से आप इसको घसीट के लेके आए हैं क्यू नोट को, यहाँ पे आपने प्लेस किया और टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया, जितना आपने वर्क डन इसको इस पे किया है इसको यहाँ पे प्लेस करने के लिए। ठीक है। वो हमारे पास डब्ल्यू आ गया। इस डब्ल्यू का नेगेटिव होगा हमारे पास अ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया है, आपने भी बोलकर उतना ही किया होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो जो वर्क डन एक्टिव फील्ड ने किया है, फील्ड ने किया है, उसका नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में से आप अगर क्यू नॉट को एक्सट्रैक्ट कर लें, जो ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी से लेके आए, तो ये बाकी रह जाता है हमारे पास पोटेंशियल। तो दो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, याद करें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी चार्ज के नज़दीक, लेट से ये चार्ज है और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आप पहले उस पर रखते हो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, उसके ऊपर मेजर करते हो कूलम्ब फोर्स। ठीक है।
कूलम फोर्स में से स्ट्रेच चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर लोगे, यानी कि डिवाइड करो क्यू नॉट, तो बाकी रह जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरह ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पोटेंशियल है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो ये पोटेंशियल हमारे पास एक पॉइंट का होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है पूरी कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये एक ही स्टेटमेंट है, ये भी लिख लें हम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो कोई रिपीट कर सकता है जो मैंने इसको डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? हम्म सर आपने बताया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में से हम मास को एक्सट्रैक्ट कर लें तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। मैस नहीं, चार्ज को। यस सर, अगर आप चार्ज। चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर लें तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आपने यही इसी को एक्सटेंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ उसमें मैस आएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी में से अगर डिवाइड कर दें मैस को, तो वो आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा। तो दोबारा मैं इसको कंक्रीट करने के लिए, कि दोबारा आपको इस पे कंफ्यूजन ना हो, दोनों को कंपेयर कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये चार्जेस हैं, ये चार्ज पड़ा है क्यू, एक चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये लेट्स से ये प्लस है। तो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हमने इनको पिन डाउन किया है इन चार्जेस को, वो एक नंबर से रिप्रेजेंट की जा सकती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो एक ही टाइम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करने में हमें यूज हुई है, जो हमने टोटल इसमें वर्क डन किया है, जो इसमें सिस्टम में स्टोर हुआ है, वो कॉन्फ़िगरेशन में जो स्टोर है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से वो 10 जाउल है, ठीक है, 10 जाउल में ऐसे कहता हूँ। तो आप इस इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन की है। हाँ आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन फिक्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो कि ये है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। अब आप बात करते हो इस पॉइंट के पोटेंशियल की, पहले की बात करते हो पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा पॉइंट का होता है, आपको पहले पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है। तो जब आप पूछते हो कि इसका पोटेंशियल क्या है, तो मैं आपको से पूछूंगा कि पहले आप पॉइंट स्पेसिफाई करो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग। तो ये मतलब है जो स्टेटमेंट मैं इतनी देर से कह रहा था, कि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की होती है और पोटेंशियल पॉइंट का होता है। पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वेरी नहीं करती, वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होती है। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी चेंज करनी है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होगी, ठीक है। यस सर। सर पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में वर्क डन का नेगेटिव होना जरूरी है? दोनों में वर्क डन नेगेटिव ही होगा? वर्क डन नेगेटिव है, मैंने अभी अच्छा। आपको शो किया ना। जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हो ऊपर की तरफ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी होती है, लेकिन वर्क डन जो फील्ड करती है, आपका वर्क डन ही जो फील्ड वर्क डन करी होती है, वो नेगेटिव होता है। फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो है ना इनवर्स जो है, कि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं, वर्क डन नेगेटिव होता है, लेकिन आप और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो देखिए यस। दोनों केसेस में इनवर्स है, एक दो इनवर्स तो नहीं कहना चाहिए, ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होता है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन है यहाँ पे। ओके तो सर। यही यही एनालॉजी आप जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी एक्सटेंड कर सकती हैं। ओके सर, समझ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल के साथ, जो न्यू टर्म्स हमने डिफाइन किए हैं। तो जो पहले से हम टर्म्स जानते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो आपके पास जो पहले से हमने चीज़ें डिफाइन की थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स था। तो उन टर्म्स का उनका रिलेशन हम देखने की कोशिश करते हैं इनके साथ, जो अब हमने चीज़ें डिफाइन की हैं, ठीक। तो वो देख लें।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क दूसरा टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वर्क। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन लिख दी है, कि वो होता है W इलेक्ट्रिक कह लो इज इक्वल टू, वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। वो तो F मल्टीप्लाई बाय, मैं कहता हूँ इसको डेल्टा एक्स। तो डेल एक्स मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर सकता, पता नहीं कोई स्पेशल इसके करेक्टर होंगे, तो मैं सिर्फ डेल एक्स कहूँगा। डेल एक्स का मतलब ये है, डेल का मतलब है डेल्टा, ठीक है। ये मतलब है डेल्टा, यहाँ पे भी डेल का मतलब डेल्टा, यही लेना है। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है कांस्टेंट फील्ड की, यूनिफॉर्म फील्ड की हम बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में हमारे पास जो डेरिवेशन है उनमें कैलकुलस जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द बुक है। तो मैं सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के डील करूंगा जिसमें फील्ड यूनिफॉर्म है हमारे पास। और लास्ट टाइम हमने यूनिफॉर्म फील्ड की एक डेफिनेशन भी देखी थी, ठीक। तो फोर्स क्या है इस केस में, हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बन जाएगा हमारे पास, फोर्स है इलेक्ट्रिक, और फोर्स होती है इलेक्ट्रिक क्यू ई, याद है एफ इजिकल टू क्यू ई। तो अब अगर आप इसको साथ रखोगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो अब आप के पास जब वर्क डन आ गया है, तो वर्क डन से आप ये डेल यू फाइंड आउट कर सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मैं इसका इलेक्ट्रिक का नेगेटिव लूंगा तो मेरे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ये ऐसे ही करते हैं, तो मेरे पास आ गया डेल यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। तो ये मेरे पास आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल क्या है हमारे पास, अगर हम मैं इसको क्यू से डिवाइड कर दूं, डेल यू को डिवाइड कर दूं, ये देखें ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, अगर मैं क्यू से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल। तो मैं बिल्कुल यही कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने करना है, इसको डिवाइड कर देना है क्यू से, तो डेल वी आ जाएगा हमारे पास माइनस ई मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल का, चेंज इन पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख भी देता हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो चेंज इन पोटेंशियल इसी तरह ही होगा। आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा एक्स यानी कि दो पॉइंट्स हैं उनके मल्टीप्लाई कर देना है, उनका जो डिस्टेंस है, तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम जानना चाहते हैं इन दो पॉइंट्स का, पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इंदर इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड ई पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का डिस्टेंस क्या है। लेट्स से हम कहते हैं 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नेगेटिव के साथ, तो ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। इससे कन्वर्स, अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो और आप फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यूं फाइंड कर सकते हो, डेल्टा एक्स को इस तरफ ले जाओ, डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स।
तो ये दो डेफिनेशन है जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास है पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल, और ये हमारे पास है पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो प्रॉब्लम है 25.1 है। एग्जाम्पल है मेरे पास 25.1। What is the electric potential difference between point A and point B as shown in the figure? तो इन पॉइंट्स ये है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इनमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है ये लेट से, और दूसरा पॉइंट मेरे पास है ये दो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है ए कह लो, ये रहा मेरे पास बी। इन दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो मौजूद है, मैंने जो ग्रीन में शो की है, वो है E इक्वल्स 5 वोल्ट पर मीटर। सॉरी मैं इसके यूनिट्स बताना, यूनिट्स मैंने आपको पहले बताए थे वो थे न्यूटन पर कूलम थे, लेकिन आप उनको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर में भी। तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वन होती है वोल्ट पर मीटर में होती है। तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कोई बता सकता है कैसे फाइंड करना है ये? हम्म सर डेल वी वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। हाँ करो, मुझे बताओ क्या आएगा आंसर इसका। सर -25। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है उसे। पहले सेंटीमीटर ये मीटर में कन्वर्ट कर लें उसे, सेंटीमीटर में वैल्यू की माना है। सर -0.25 आ रहा है। यही आएगा -0.25। वो कैसे किया हमने, ये हमारे पास है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁻², ठीक है। और हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में रिलेशन है E माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो E की जगह पे E की वैल्यू आ जाएगी -E मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, और 10⁻⁻² साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -0.25 वोल्ट, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 25.2। एग्जांपल 25.2 है, और एग्जांपल में कहा गया है a muscle cell in the heart typically has a potential difference of 90 meter volt between the uh, inside and outside of the cell membrane. In order to function, the cell must pump ions from one side of this membrane to the other. तो जो दोनों साइड्स के दरमियान में जो लेट से हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन वॉल होता है, मेम्ब्रेन के इस साइड से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन्हें बताया हुआ है
वो है 90 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली की वैल्यू होता है 10⁻³ तो मैं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ। How much energy is required to pump a single sodium ion from the outside of the cell membrane to the inside of the uh, inside if the outside of the cell is negatively charged with respect to the inside। ठीक है, तो हमें पहला तो ये बताना है, पार्ट ए है कि हमें एनर्जी कितनी चाहिए इसको एक सिंगल सोडियम आयन को पंप करने के लिए। तो वो क्या फाइंड करना है, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो दोबारा मैं पढ़ देता हूँ इसे। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पंप अ सिंगल पॉजिटिव आयन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू द इनसाइड। तो आउटसाइड लेट से ये आउट है और ये है हमारे पास इन। तो हमने पंप करना है सोडियम आयन को आउट टू इन, यही आउट टू इन हमने पंप करना है। और हमारे पास जो आउटसाइड है वो नेगेटिवली चार्जड है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास है पॉजिटिव वाल है। तो बताएं क्या करना पड़ेगा। सोडियम आयन को पंप करना है और सोडियम आयन हमारे पास ये लेयर से यहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा सोडियम आयन। इसको मैंने पंप करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पहले तो मुझे यहाँ टिप एक चीज बताएं कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। इंक्रीज। इंक्रीज, वो कैसे डिक्रीज। पता चला आपको? हाँ, इंक्रीज होगी। हाँ, कैसे पता चला? टेंशन। जी जवाब तो आपने सही दिया है, कोई रीजन भी तो एक्सप्लेन करें। सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव तो नहीं है। आपको कैसे पता चला पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है पॉजिटिव में है? सर क्योंकि जब जब पोटेंशियल इंक्रीज होती है तो उसका वर्क डन डिक्रीज में आता है, और जब डिक्रीज होती है तो वर्क डन इंक्रीज में आता है। जब ऊपर जाएगी तो उसके तब उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, और जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ऊपर नीचे ऐसे कैसे यहाँ पे सेंस बनाता है? वो तो ठीक है, ग्रेविटेशन में है, यहाँ पे कैसे सेंस बना रहा है? तो यहाँ पे आपने ये चीज यहाँ रखना है। ये देखो है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। इस पिक्चर को इस सिंपल कर लो, नेगेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज जो आपने लेके जाना है। और किसकी तरफ लेके जाना है? पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज पुल नहीं करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही है। जी। इसकी अट्रैक्शन इस तरफ है। अच्छा, ये रिपेल नहीं करेगा, इसकी रिपेल्जन भी इस तरफ है, ऐसे ही है ना। तो इन दोनों केसेस को इकट्ठा रखें तो आपको पता चलता है कि अगर आपको चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेके जाना पड़े तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा खुद से, वो खुद ब खुद नहीं जाएगा। आप खुद पुश करोगे तो यहाँ पे चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस रिपल्सिव हैं। तो जब आप खुद पुश कर रहे हो तो वो सारी एनर्जी सिस्टम में जा रही है, इस वजह से सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं बात? इसके बरक्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता और आपको कहा था इस तरफ ले जाओ, तो देखें ये भी इसको रिपेल कर रहा है खुद ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला उसको खुद अट्रैक्ट करेगा। तो सिस्टम की एनर्जी ये खुद ब खुद उस तरफ मूव होता और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती। जहां कहीं आपको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए हो, एक्सटर्नल आपको एनर्जी चाहिए हो या फोर्स चाहिए हो, वो उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, तो फिर समझें कि आपके पास जो सिंपल मीनिंग है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये खुद ब खुद चार्ज वहां पे नहीं जा सकता, आपको इसको फोर्स अप्लाई करनी होगी तभी ये जाना, घसीट के लेके जाना होगा। लेकिन यहाँ से अगर इन टू आउट मूव करना हो तो वो खुद ब खुद चला जाएगा, उसके लिए आपको फोर्स दरकार नहीं होगी।
ठीक है, इस वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो यही आपने देखना है कि जब भी आपने ये सोचना हो कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आपने इन टर्म्स ऑफ फोर्स सोचें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। फार्मूला आपको पता है सिंपल, वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। क्यू डेल वी। ठीक है, तो हम चार्ज हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव आयन का जो चार्ज होता है वो होता है 1 e के 1 e मल्टीप्लाई बाय 9t मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -3। तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर इसका। E की वैल्यू पुट करोगे, E की वैल्यू होते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19, तो आंसर बन जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -20 जाउल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट बी है। पार्ट बी है, अ टिपिकल चॉकलेट बार विल रिलीज अराउंड 1000 kilojoule of energy into the body once metabolized. How many ions can be transported across a heart cell membrane with this amount of energy? तो उन्होंने कहा कि भाई एक वो आपको एनर्जी दी है, एनर्जी इनडायरेक्ट मीन में दी है कि आपके पास जो चॉकलेट बार है उसकी वजह से आपके पास बॉडी बॉडी जो है वो एनर्जी गेन कर सकती है, वो है 1000 किलो जॉल। तो अब अगर आप इस सारी 1000 किलो जॉल एनर्जी को यूज करें तो कितने आप आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? कोई आंसर दे सकता है इसका? हेलो, सर रिपीट कर दें एक दफा। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन है कि आपको अगर इतनी एनर्जी की दे दी जाए तो आप कितने जो आयंस हैं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जबकि आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि एक आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है। एक आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखें ये एनर्जी, इतनी एनर्जी दरकार है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एनर्जी दे दूं 1000 किलो जॉल, ठीक है, किलो को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो 10 टू पावर 3 जॉल बन जाएगा। इतनी एनर्जी अगर आप दे दें तो कितने आप पॉइंट्स ट्रांसपोर्ट कर लोगे, ये सिंपल मीनिंग है। सर सर इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो सिंगल आयन को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी कि जो 1.44, इससे डिवाइड कर हाँ, देंगे इसको। तो उसे आपने डिवाइड कर देना है। लेट से आपको मैं इसके सिंपल मीनिंग सिंपली इसको समझाता हूँ आपको। लेट से एक आयन को ना मूव कराने के लिए 1 जॉल एनर्जी चाहिए हो, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर मैं 3 जॉल दे दूं तो कितने आयन ट्रांसपोर्ट कर लोगे, वो आप क्या कहोगे, जो गिवन है और जो 1 की एनर्जी उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चलेगा। देखो आंसर 3 ही आता है और लॉजिकली भी 3 आना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास 1 की गिवन है और आपके पास इतनी एनर्जी प्रोवाइड है, तो आपने जाना है कि कितने आप आयन इससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो आपको इससे 1 आयन की ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी है उसको डिवाइड करना होगा, वो है -20। तो ये आंसर कुछ आएगा 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 25। 25। ठीक है, तो इतने सोडियम आयन जो है मेम्ब्रेन की आउटसाइड से इनसाइड में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास ये एनर्जी मौजूद हो। सर हाँ, इनरोल तो काफी इनरोल तो है जी। सर आपने कौन सी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने का कहा है सर, फिर से बता दें प्लीज। फर्स्ट थ्री ओके 25.123। ओके सर। सर मुझे 24.8 वाला न्यूमेरिकल करवा दें। अच्छा, क्योंकि आपने किया हुआ है मैं आपको हिंट दे दूंगा और उम्मीद है आप वहां से कर लेंगी। 24.8। हाँ, कौन सा पार्ट नहीं हुआ इसका? सर इसका जो सा है ना, सी वाला, सी वो। ये सर मेरा क्लास में एक करवाया था, ये तो क्वेश्चन मैंने ये तो क्लास में करवाया था। पार्ट सी नहीं है।
सर मेरे 24.8। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी शोन इन फिगर। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ये, इस लाइन पे आपके पास जो है चार्जेस पड़े हुए हैं, इधर है एक प्लस चार्ज और इस तरफ हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। तो ये है +3 मिली कूलम और ये है -12 मिली कूलम। ठीक है, तो इसमें दरम्यान में एक पॉइंट है, वो है 30 सेंटीमीटर और ये पॉइंट है 45 सेंटीमीटर और ये 0 है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पॉइंट पे। तो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि इस पॉइंट पे आप ऐसे सोचें कि इस पे आपने प्लेस किया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब प्लेस करोगे इसकी वजह से फोर्स रिपेल करेगी, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। इस चार्ज की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ चार्ज 1, इसको कहता हूँ चार्ज 2। ठीक है, तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे मैं कह रहा हूँ E1, चार्ज 1 की वजह से जो है, E2 है मेरे पास चार्ज 2 की वजह से। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड होंगी, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इक्वल होगी E1 प्लस E2 के। E1 की वैल्यू है कि आप ये चार्ज कूलम कांस्टेंट वो है के मल्टीप्लाई बाय चार्ज है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 मिली को मैंने कन्वर्ट किया और डिवाइड कर दिया डिस्टेंस से। तो इस से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर है, वो इसका आएगा हमारे पास स्क्वायर। प्लस सेकंड है इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर्स में तो वो आएगा 0.15 मीटर, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा के। और ये चार्ज है 12 मिली कूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये आप कैलकुलेटर से कर लेना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जी सर, ओके समझ आ गई। चले मैं इस वो जो नोट पैड के स्क्रीन शॉट्स हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा और लिंक भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन और? नो सर, और नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।